हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोगों ने एक अच्छे टॉपिक को कंप्लीट किया था। उसमें था इलेक्ट्रॉन के डिफरेंट एनर्जी का एक दूसरे के साथ रिलेशन। मैंने काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को कंपेयर करना सिखाया था। मैंने टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को कंपेयर करना सिखाया था एंड मैंने टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर करना सिखाया था। उसके साथ साथ हमने श्रोडिंगर इक्वेशन देखा था। मैंने डिराइव भी किया था उस इक्वेशन को। इरविन श्रोडिंगर नाम के साइंटिस्ट ने ये इक्वेशन हमें दिया था। वो क्वांटम मैकेनिक्स का एक पार्ट था। ओके, अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट के अंदर एंटर कर रहे हैं। आज से 3 दिन तक अब जो पार्ट चलेगा वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, नोट पेन लेके बैठिएगा, अच्छे से इस लेक्चर को ऑब्जर्व करिए और जो भी डाउट आता है तो पूछ लीजिए, क्योंकि आज हम लोग ऑर्बिटल्स एंड इट्स शेप के बारे में बात कर लेंगे। कल से क्वांटम नंबर स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्वांटम नंबर को समझने के लिए आज का टॉपिक आपको याद करना होगा, आज ही याद कर लेना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स एंड इट्स शेप। ऑर्बिटल की टाइप्स क्या होती है एंड उसके शेप क्या है। सबसे पहले तो ऑर्बिटल किसे बोलते हैं? तो न्यूक्लियस के सराउंडिंग एरिया में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जहां पर सबसे ज्यादा है उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बोलते हैं। ऑर्बिटल बोलते हैं। तो ऑर्बिटल वो है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 90% या उससे भी ज्यादा है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ऑर्बिट किसे बोलते हैं, ऑर्बिटल किसे बोलते हैं, जिसमें एक चीज का मैंने जिक्र किया था कि आप जिस सोसाइटी के अंदर रहते हो उसका जो रोड है ना वो ऑर्बिट है एंड जो आपका मकान है, आपका जो घर है वो है आपकी ऑर्बिटल एंड आप अपने आप को इलेक्ट्रॉन मान लो। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कहां पर है? आपके घर में। लेकिन घूमने की प्रोबेबिलिटी कहां पर है? रास्ते पे। तो रास्ता क्या है हमारा? ऑर्बिट। एंड जो घर है हमारा वो है ऑर्बिटल एंड वी आर द इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा मान लो। तो सिमिलरली यहाँ पर ऑर्बिटल मींस ये मैंने मकान ड्रॉ किया है इलेक्ट्रॉन के, ऐसा समझ लो। इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो, कितनी ज्यादा? 90% या मोर देन 90% हो, उसी को हम बोलते हैं ऑर्बिटल। अब हम लोगों के पास डिफरेंट टाइप की ऑर्बिटल है। जैसे कि मैंने शेप ड्रॉ किया था, शायद पता हो, न्यूक्लियस ये पहला पाथ है, सेकेंड पाथ, थर्ड पाथ, फोर्थ पाथ। ये पता होना चाहिए कि ये जो पहला पाथ है इसे n=1 बोलेंगे, इसे 2, 3 एंड 4। तो ये जो पहला पाथ है इसे s ऑर्बिटल बोलेंगे। दूसरे पाथ में s n p दोनों होते हैं। तीसरे पाथ में s p n d होता है एंड चौथे पाथ में s p d n f, ये सारे होते हैं। जो s होता है उसमें 1s मानेंगे, इसे पहला पाथ है। दूसरा है उसमें 2s and 2p। तीसरा पाथ है इसमें 3s, 3p and 3d एंड चौथा पाथ है उसमें 4s, 4p, 4d and 4f। ये तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी इसके बारे में बात करके रखी है। अब आज जो समझना है वो है टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। तो सबसे पहली टाइप्स है, देखो आप लोग, s p d f, डिफरेंट 4 टाइप्स है। तो याद रखिए s p d f g h i एक्सेट्रा, ये ऑर्बिटल की टाइप है, जिसमें से हमें ये 4 की ही जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जितने भी एलिमेंट अब तक हम फाइंड कर चुके हैं उनको g ऑर्बिटल की जरूरत कभी नहीं लगी। f ऑर्बिटल तक उनके सारे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ये जो पहला है वो है s ऑर्बिटल। अब s ऑर्बिटल्स के बारे में देखते हैं। तो न्यूक्लियस के सराउंडिंग पाथ में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा मिली और उस एरिया को हमने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया और फिर उसमें से पास होती हुई एक लाइन को हमने ड्रॉ किया। तो ये जो लाइन हमें मिल रही है ये किसे रिप्रेजेंट करती है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर, ये इसको रिप्रेजेंट करती है। तो इसे हम लोग s ऑर्बिटल बोलेंगे। अब ये जो s ऑर्बिटल है वो कौन सी है? फर्स्ट पाथ की, तो 1s बोलेंगे। सेकेंड पाथ की होगी तो 2s बोलेंगे। थर्ड पाथ की होगी तो 3s बोलेंगे, ऐसे। अब ये जो s ऑर्बिटल है इसका शेप कैसा है? तो स्फेरिकल शेप है इसका। कैसा है? स्फेरिकल शेप है। सर्कल नहीं बोलेंगे हम लोग, स्फेरिकल बोलेंगे। सर्कल का मतलब एक ही राउंड हुआ, स्फेरिकल का मतलब एक बॉल हो गया, पूरा का पूरा एक बॉल है। बॉल की सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन घूम रहे तो कहां पर घूमेंगे? बॉल की सरफेस के ऊपर कोई भी डायरेक्शन में वो घूम सकते हैं, कोई भी डायरेक्शन में। तो ये ऐसा ही कुछ शेप है। अब यदि मैं 3 एक्सिस के ऊपर इसे लगा दूं
तो यहां पर मान के चलो कुछ ये 3 एक्सिस आ रही है, ये है x एक्सिस, ये है y और z ऐसे परपेंडिकुलर आएगी इसके, लेकिन मैं ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे। तो यहां पर एक भी ऐसी एक्सिस नहीं होगी जहां पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी तीनों एक्सिस के ऊपर इक्वल है। दैट मींस यहां पर कभी भी ऐसा कोई एरिया नहीं मिल सकता 1s ऑर्बिटल के अंदर जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो। तो याद रखना ये वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं मैं, क्योंकि फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन्स टू प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ finding an electrons, probability of finding an electrons are 0 or is 0 is known as node। याद रखना, इसे क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। ये स्टेटमेंट याद रखना है, probability of finding an electrons is 0 is known as node। लेकिन यहां पर कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए, तो इसमें नोड नहीं हो सकता। तो हम लोग बोलेंगे यहां पर नोड कैसा है, 0 है। लेकिन ये तो मैं बात कर रहा हूं सिर्फ 1s की, 2s की बात आए तो कहानी कुछ बदल जाएगी। देखो, नोड को हम लोग 2 डिफरेंट तरीके से देखेंगे। एक में देखेंगे हम लोग नोडल सरफेस एंड दूसरा हम लोग देखेंगे नोडल प्लेन। 2 चीजें देखेंगे हम, नोडल सरफेस एंड नोडल प्लेन। अब ये नोडल सरफेस क्या है एंड नोडल प्लेन क्या है। नोडल सरफेस का मतलब क्या है, जैसे कि एक बॉल है तो बॉल की सरफेस जो है उसको हम लोग नोडल सरफेस फाइंड करने के लिए यूज करेंगे। एंड नोडल प्लेन, प्लेन का मतलब क्या है, एक प्लेन पास करना, XY प्लेन, ZY प्लेन या XZ प्लेन, कोई भी डिफरेंट टाइप के प्लेन पास करना, लाइक दिस। ये एक प्लेन हो गया, ये समझ रहे हो, एक पूरा प्लेन हो गया लाइक दिस। तो ये प्लेन है, मान के चलो ये प्लेन जो है वो हम लोग यदि ऐसे पास करें तो ये ZX हो गया, ऐसे पास करें तो ये YZ हो गया, हम लोग ऐसे पास करें तो ये XY हो गया। तो ये डिफरेंट प्लेन हो सकते हैं। वो प्लेन को हम लोग नोडल प्लेन के तौर पे मानेंगे, नोडल सरफेस अलग चीज है। अब यहां पर देखते हैं, चाहे मैं कोई भी प्लेन यहां पर पास करूं, चाहे ऐसे पास करूं, चाहे ऐसे पास करूं, चाहे ऐसे पास करूं, इसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 कतई नहीं हो सकती। दैट मींस यहां पर हम लोग बोलेंगे S सरफेस के S ऑर्बिटल के अंदर नोडल सरफेस की वैल्यू ऑलवेज 0 रहेगी, सॉरी नोडल प्लेन की वैल्यू ऑलवेज 0 रहेगी, क्योंकि प्लेन नहीं मिल रहे हमें। तो S ऑर्बिटल के अंदर नोडल प्लेन की वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगी, 0 रहेगी। ये लिख के रखिए, याद रख लीजिए। लेकिन नोडल सरफेस की जब बात आए तो ये न्यूक्लियस है आपका। अब न्यूक्लियस के ये हो गया 1s, ये हो गया 2s, ये हो गया 3s, ये 2s है, ये 3s है और ये 1s है। तो इलेक्ट्रॉन या तो फर्स्ट पाथ में हो सकते या फिर सेकेंड पाथ में हो सकते। फर्स्ट एंड सेकेंड पाथ के बीच में जो गैप है वहां पर इलेक्ट्रॉन कभी नहीं हो सकते। तो ये एक ऐसी सरफेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। यहां पर भी एक ऐसी सरफेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, बिटवीन 2s एंड 3s। तो बेटा समझो कि 1s एंड 2s के बीच में एक जगह ऐसी है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। एंड 3s तक पहुंचोगे तो 1 और 2 ऐसी जगह मिल रही है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो इस एरिया को हम लोग बोलेंगे नोडल सरफेस, नोडल सरफेस बोलेंगे। तो नोडल सरफेस की वैल्यू यहां पर क्या आ रही है, 0, सॉरी x आ रही है। अब x, चलो फॉर्मूला ही बता दो आपको, n-1 फॉर्मूला ही बता देता हूं। नोडल सरफेस की वैल्यू n-1। अब n-1 का मतलब क्या है, n का मतलब है ये नंबर, ऑर्बिटल नंबर। मान के चलो मैं बोलूं 2s के लिए नोडल सरफेस बताइए, तो n-1, 2-1, 1। देखो 2s तक पहुंचोगे तो एक नोडल सरफेस आई। 3s की बात करोगे तो 3-1, देयर आर 2 नोडल सरफेस, तो 1 and 2 नोडल सरफेस वहां पर मिलेगी। बोलो बात समझ में आ रही है। तो यहां पर हमें नोडल प्लेन पता चल गया, नोडल सरफेस पता चल गई। ये हो गई s ऑर्बिटल की बात।
अब जो बात करनी है वो है p ऑर्बिटल के बारे में। अब p ऑर्बिटल क्या है? सेकेंड ऑर्बिटल इज p ऑर्बिटल। जैसे यहां पर s ऑर्बिटल में 1s 2s है, ऐसे यहां पर 2p से शुरुआत होती है। देखो सेकेंड पाथ से p होती है, फर्स्ट पाथ में p नहीं होती है। तो p का शेप आप देखोगे तो ये होगा ये होगा डंबल, डंबल शेप बोलेंगे हम लोग, डंबल शेप। कैसा शेप आएगा? डंबल शेप आएगा। ओके, स्पेलिंग चेक कर लेना, बट डंबल शेप आएगा p ऑर्बिटल का। अब डंबल शेप जो है उसमें p ऑर्बिटल किस तरह से रहती है? तो देखो, दिस इज द न्यूक्लियस एंड यहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब कहीं पर ऐसी चीज मिली कि ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी इक्वल मिली, तो इसको ज्वाइंट करके हम लोग कुछ ऐसा शेप बना रहे हैं। यहां पर ये जो मिल रहा है इसे हम लोग लोब बोलते हैं, लोब, ये भी लोब है। दो लोब एक साथ जुड़ के ये पूरी डंबल को बना रहे हैं, पूरे डंबल को बना रहे हैं। दो लोब एक साथ मिलके डंबल बना रहे हैं, तो यहां पर डंबल शेप मिल रहा है। अब P की सब टाइप कितनी है? तो याद रखना P की सब टाइप R3 एंड ये 3 कौन सी है? तो उसे बोलते हैं हम लोग PX, PY एंड PZ, ये 3 है। अब मुझे बताइए कि कहीं पर बॉल रखा है, ये s ऑर्बिटल की बात है, कहीं पर बॉल रखा है तो बॉल कौन से डायरेक्शन में जाएगा? वो आप दावे से कह सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस के ऊपर ही बॉल जाने वाला है। हो सकता है ऐसा? यदि ऐसा होता तो क्रिकेट की गेम या फुटबॉल की गेम ही नहीं बनती, क्योंकि डायरेक्शन फिक्स होता तो पूरे सारे के सारे खिलाड़ी वही डायरेक्शन में बैठ जाते। लेकिन ऐसा नहीं, कोई भी डायरेक्शन में आप बॉल को प्ले कर सकते हो। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब समझ लो कि बॉल का डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, इसलिए s ऑर्बिटल जो है वो नॉन डायरेक्शनल है। कैसी है? नॉन डायरेक्शनल। याद रखना, s ऑर्बिटल इज अ नॉन डायरेक्शनल। बट p ऑर्बिटल में यहां पर फिक्स हो गई लोब की डायरेक्शन, तो ये हो गई डायरेक्शनल। तो p ऑर्बिटल कैसी है? डायरेक्शनल है। अब यदि px, py एंड pz को हम लोग ड्रॉ करें तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। मान के चलो ये है x एक्सिस, ये है y और z ऐसे है परपेंडिकुलर इसके। तो px की जब बात करनी है हमको, तो x एक्सिस के ऊपर हम इस दो लॉब को ड्रॉ करेंगे, दैट मींस एक डंबल को ड्रॉ करेंगे। तो एक डंबल कहां ड्रॉ किया? x एक्सिस के ऊपर। चलिए, ये px की बात आ गई। x एंड y ले लीजिए और py की बात करनी है, तो py, तो यहां पर मैं y एक्सिस के ऊपर डंबल को ड्रॉ करूंगा लाइक दिस। एंड यदि ये x एंड में y ले लूं और z ऐसे है, तो z को मैं एक काम कर रहा हूं, यहां पर ही z ले रहा हूं, वरना होगा क्या? चलो आपको समझा देता हूं पहले। z एक्सिस ऐसे है, तो डंबल कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा? लाइक दिस। एक्चुअल में ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन और परपेंडिकुलर टू दी बोर्ड। ओके, लेकिन ये मैंने ड्रॉ इस तरह से किया हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं। मान के चलो ये y है और ये z है, x ऐसे चली गई, तो हम क्या करते हैं? इसके ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखो pz के ऊपर आ गई। थोड़ा समझ में आ रहा है? तो ये हो गई हमारी pz। दोनों सेम ही शेप है, अलग नहीं है, लेकिन अलग तरीके से मैंने बताया है। अब यहां पर ये x एक्सिस के ऊपर ही इलेक्ट्रॉन है, यहां पर y एक्सिस के ऊपर है, यहां पर z एक्सिस के ऊपर ही इलेक्ट्रॉन है। दैट मींस यहां पर मैं ऐसे इस प्लेन को निकालूं सामने से ऐसे, तो y एंड यहां पर कौन सी एक्सिस होगी? z। तो z एंड x का जो प्लेन आएगा ऐसे, ये प्लेन ऐसे जो आएगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि इसकी नोडल प्लेन की वैल्यू कितनी? नोडल प्लेन 1 आएगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। कौन सा प्लेन? ये yz प्लेन। तो यहां पर मैं प्लेन भी लिखूं तो yz प्लेन एक ऐसा प्लेन है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। s ऑर्बिटल के अंदर कभी भी नोडल प्लेन नहीं हो सकता, वो 0 ही होता है। बट p ऑर्बिटल के अंदर पहले px को देखो तो yz प्लेन एक ऐसा प्लेन है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कैसी है? 0 है। चलिए, अब यहां पर आप लोग कौन सा प्लेन देखते हो? ये py है।
तो ये प्लेन देखो आप लोग ऐसे, तो यदि मैं यहां पर कुछ इस तरह से इस प्लेन को रखूं तो यहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कैसी है, 0 है। तो ये चीज समझ लीजिए आप। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पर भी एक नोडल प्लेन मिल रहा है और यहां पर जो नोडल प्लेन मिल रहा है वो भी एक है, लेकिन कौन सा प्लेन है, XZ प्लेन है। कैसा प्लेन है, XZ। चलिए यहां पर बात करो तो ये X एक्सिस आ गई, यहां पर समझाना डिफिकल्ट होगा इसलिए मैं यहां पर समझा रहा हूं। तो यहां पर ये X एक्सिस आ गई, तो यहां से लेके यहां तक मैं यदि प्लेन ले लूं YX या XY, तो यहां पर भी नोडल प्लेन कितना मिलेगा, 1। तो मुझे यहां पर भी नोडल प्लेन मिल रहा है 1। वो कौन सा प्लेन होगा बेटा, XY। तो यहां पर हमें XY प्लेन मिल रहा है, अंडरस्टूड। तो हमको XY प्लेन मिल रहा है, हमको XZ प्लेन मिल रहा है, हमको YZ। मींस p ऑर्बिटल चाहे 2p की हो, 3p की हो या 4p की हो, p ऑर्बिटल के अंदर हर सब टाइप में एक नोडल प्लेन रहता है, हर सब टाइप में एक नोडल प्लेन रहता है। अब उसे याद कैसे करोगे, तो x एक्सिस के ऊपर ऑर्बिटल हो तो बाकी के 2 एक्सिस में से 5 जो प्लेन हो रहा है वो नोडल प्लेन है। y एक्सिस में से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो XZ प्लेन वो नोडल प्लेन होगा, z एक्सिस में से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो XY प्लेन वो नोडल प्लेन होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। चलिए यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब हम बात करते हैं नोडल सरफेस के बारे में। तो ये कौन सी है, मान के चलो ये 2p ऑर्बिटल है। अब इसके ऊपर मैं 3p ड्रॉ करूं, लाइक ऐसे यहां पर ड्रॉ कर रहे थे। चलो यहां पर ये 2p ऑर्बिटल है, दिस इज 2p। अब मुझे 3p ऑर्बिटल ड्रॉ करनी है तो इससे बड़ी होगी थोड़ी शेप में, 4p ड्रॉ करनी है तो और भी बड़ी होगी। कहने का मतलब ये है कि ये हो गई हमारी 3p और ये हो गई हमारी 4p। अब देखो इलेक्ट्रॉन ये 2p में हो सकते हैं या 3p में हो सकते हैं, दोनों के बीच में तो नहीं हो सकते। तो यहां पर ये जो पॉइंट मिल रहा है वो है नोडल सरफेस, जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो ये पॉइंट पे कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, तो इसे इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, नोडल सरफेस बोलेंगे, नोडल सरफेस। अब नोडल सरफेस 2p में तो नहीं हो सकता क्योंकि न्यूक्लियस से डायरेक्ट आएगा, लेकिन 3p में एक एंड 4p में 2 आएंगे। तो हम लोग नोडल सरफेस p ऑर्बिटल के लिए लिखूं, मैं यहां पर एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, याद रख लेना। नोडल सरफेस मुझे फाइंड करने हैं तो n-2 ये इसका फॉर्मूला आएगा, n-2। देखो यहां पर नोडल सरफेस मुझे निकालने हैं तो 3-2 3p के लिए, तो 3-2 कितना होगा बेटा, 1। 4p के लिए निकालो, 4-2 कितना होगा, 2। तो देखो 4p के लिए एक सरफेस, दूसरी सरफेस 2 आ रहे हैं, 3p के लिए एक ही आ रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो बेटा समझो यहाँ पर नोडल प्लेन किस तरह से निकालते हैं, नोडल सरफेस किस तरह से निकालते हैं। नोड को 2 पार्ट में हमने कन्वर्ट किया, लेकिन नोड क्या है, जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, जहां पर इलेक्ट्रॉन कभी नहीं मिल सकते, ऐसा एरिया उसे हम लोग बोलेंगे नोड। अभी तो हम लोग रेडियल नोड के बारे में बात करेंगे, आगे जाके एंगुलर नोड के बारे में बात करेंगे आगे जाके, लेकिन अभी के लिए आप सरफेस नोड, सरफेस के ऊपर जो होती है वो नोडल सरफेस, एंड प्लेन के ऊपर होता है वो नोडल प्लेन, ये दोनों नोट करिए। अभी हमें डी ऑर्बिटल के बारे में समझना है, पहले इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया बेटा, चलो निकाल दो अभी। अब आ रही है थर्ड ऑर्बिटल, इससे हम लोग बोलेंगे डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल का मतलब क्या है, तो डी ऑर्बिटल कैसा शेप रखती है, तो पहले तो याद रखिए ये डबल डंबल शेप रखती है, डबल डंबल शेप रखती है, डबल डंबल शेप है इसका। अब डी ऑर्बिटल जो है उसका शेप कैसा है, डबल डंबल, लेकिन कौन से नंबर से शुरू होती है, कौन से एनर्जी लेवल से ये शुरू होती है, तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो आप लोग देखो यहाँ पर सिर्फ S होता है, यहाँ पर S एंड P होता है, यहाँ पर S P एंड D होता है, यहाँ पर S P D एंड F होता है।
तो यहां पर थर्ड नंबर से डी की शुरुआत होती है। तो डी की सब टाइप कितनी है? तो सब टाइप्स होती है इसकी 5। कौन सी 5 होती है तो समझ लेना ध्यान से। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी बोलो या डैश भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड डी जेड स्क्वायर। तो ऐसी टोटल 5 टाइप। इसे याद रखना है किस तरह से, बहुत आसान है याद रखना। एक्स वाई एंड जेड, तो पहली एक्स वाई है, दूसरी वाई जेड है, देखो एक्स वाई है, दूसरी वाई जेड, तीसरी डी जेड एक्स, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बच गई डी जेड स्क्वायर। बहुत आसान है याद रखना। चलिए अब सबके शेप हमको देखने हैं। 5 ऑर्बिटल तो आ गई, सबके शेप कैसे? डबल डंबल। डबल डंबल किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? तो एक ये डंबल है जिसमें 2 लॉब है, और यहां पर एक ये डंबल है जिसमें 2 लॉब है। टोटल 2 डंबल आ गए हमारे। तो इसे डबल डंबल शेप है, वो किसका है? डी ऑर्बिटल का। पहले ड्रॉ करते हैं डी एक्स वाई। मान के चलो ये एक्स ऑर्बिटल है, ये वाई है, जेड परपेंडिकुलर आ गई। अब एक्स वाई जो प्लेन है हमारा लाइक दिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ऐसे है। तो डबल डंबल कैसे होगा? ये जो गैप बन रही है दोनों के बीच में, यहां पर एक डंबल होगा, मींस एक लॉब होगी। ये लॉब बिल्कुल सामने चली जाएगी यहां पर, वैसे ही यहां पर ये लॉब आएगी और बिल्कुल सामने आएगी। तो एक्स वाई प्लेन जो है उसके अंदर दोनों डंबल होंगे। यहां से जो डंबल जा रहा है वो बिल्कुल सामने आएगा, यहां से जो डंबल जा रहा है वो बिल्कुल सामने आएगा। बोलो समझ में आ रही है बात? ड्रॉ करके देखते हैं। तो यहां पर कुछ इस तरह से डंबल आएगा, इस तरह से डंबल आएगा। इसे हम बोलेंगे डी एक्स वाई। क्या बोलेंगे? डी एक्स वाई। चलो डी वाई जेड देखते हैं। अब वाई जेड के लिए मैं क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से। यहां पर वाई ले रहा हूं, यहां पर जेड ले रहा हूं। मेरे पास ये जो बोर्ड है वो 2 डायमेंशनल है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे जिस एक्सिस की जरूरत है उसे मैं बोर्ड के ऊपर लिखूंगा, बाकी की बोर्ड के परपेंडिकुलर देख लो आप लोग। तो यहां पर एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर आ गई। तो यहां पर मुझे प्लेन डबल डंबल ड्रॉ करने हैं, तो ऐसे ही आएंगे ये। लेकिन यहां पर एक चीज समझना, z एंड y एक्स के बीच में प्लेन है। कुछ लोग क्या समझते हैं ये सेम शेप है। नो, शेप सेम है बेटा, एनर्जी भी इनकी सेम रहेगी, वो बात की बात है, मैं समझाऊंगा क्वांटम नंबर में आपको। लेकिन y एंड x के बीच में ये ऑर्बिटल है, यहां पर y एंड z प्लेन में ये ऑर्बिटल है। समझ में आ रहा है? डबल डंबल है। तो ये है डी वाई जेड। अब हमारा थर्ड पॉइंट आएगा, कौन सी ऑर्बिटल लिखनी है बेटा? डी जेड एक्स। डी जेड एक्स, तो इसे x मान लो, इसे z मान लो, y कहां पर? परपेंडिकुलर आ गई। तो यहां पर अगेन ऐसे शेप आ जाएगा ये, राइट। चलिए अब कौन सी आ रही है? डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। तो इसे x मान लो, इसे y मान लो, z परपेंडिकुलर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब होता है एग्जैक्ट x एक्सिस के ऊपर डंबल और y एक्सिस के ऊपर डंबल आएगा। फिर डी जेड स्क्वायर, तो यहां पर x, यहां पर z और ये आ गई आपकी y। यहां पर जो डंबल रहेगा वो कुछ ऐसे रहेगा, और यहां पर सिंगल डंबल होता है। दूसरा जो डंबल होता है वो कुछ डंबल नहीं होता, लेकिन इसके स्फेरिकल शेप में रहता है, इसके सराउंडिंग एरिया में स्फेरिकल शेप में रहता है। ये क्या है, थोड़ी देर में समझा रहा हूं आपको। ये है डी जेड स्क्वायर। ओके, तो ये आपकी टोटल 5 ऑर्बिटल हो गई। अब ध्यान से देखना कि यहां पर जो शेप है डबल डंबल का, वो कौन से प्लेन में एग्जिस्ट करता है? एक्स एंड वाई प्लेन में। मींस यहां पर 2 प्लेन और रह गए, एक्स जेड एंड वाई जेड, जहां पर ये डंबल नहीं है। यदि ये डंबल सिर्फ इसी प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में, तो ये प्लेन बच गया ना हमारा, वहां पर वो अवेलेबल नहीं है। समझ में आ रहा है? ये प्लेन के अलावा दूसरे प्लेन में ये अवेलेबल नहीं है। तो एक ये प्लेन में अवेलेबल नहीं है, एक ये प्लेन में अवेलेबल नहीं है। तो यदि मैं ये जेड एक्सिस के पैरेलल और एक्स एक्सिस के पैरेलल में एक प्लेन को निकालूं, तो इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। सिमिलरली इस प्लेन को मैं निकालूं तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं वी हैव अ 2 नोडल प्लेन। कौन से 2 है? एक्स जेड एंड दूसरा वाई जेड।
XZ एंड YZ ये ऐसे दो प्लेन हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है d ऑर्बिटल में। चलिए यहां पर नोडल प्लेन की बात करते हैं। सोचिए आप लोग ही, ये Z एंड Y प्लेन के अंदर है, तो ये कौन सा प्लेन आएगा? यहां पर कौन सी ऑर्बिटल? X। तो XY प्लेन जो रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, एंड XZ होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो XZ एंड XY ये दो प्लेन ऐसे रहेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। चलिए यहां पर देखते हैं नोडल प्लेन। बताइए मुझे, अब समझ में तो आ चुका होगा आपको कि नोडल प्लेन तो दो ही होने वाले हैं, लेकिन कौन से दो प्लेन? तो देखो बेटा, ये x एक्सिस है, ये z है, परपेंडिकुलर कौन सी है? y। तो ऐसे यदि मैं इस प्लेन को रखूं तो ये x एंड ये y, तो y x या xy और दूसरा zy या yz। तो यहां पर मैं लिखूंगा xy एंड yz। ये दो प्लेन है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। चलिए यहां पर नोडल प्लेन की बात करें तो कौन से नोडल प्लेन आएंगे बेटा? तो अगेन यहां पर भी दो नोडल प्लेन आएंगे। कौन से? तो एक नोडल प्लेन ऐसे आएगा, यहां से पास होता हुआ ये नोडल प्लेन आएगा, और ये एक नोडल प्लेन ऐसे आएगा। समझ में आ रहा है? दो नोडल प्लेन आएंगे, लेकिन हम उसके डायमेंशन नहीं बता सकते क्योंकि ये एक्स वाई वाई जेड या जेड एक्स से अलग है, लेकिन दो नोडल प्लेन जरूर है इसमें। यहां पर आप चाहे ऐसे कट करो, चाहे आप ऐसे कट करो, चाहे ऐसे कट करो, ये जो राउंड शेप है उसमें से तो ये पास होगा। मान के चलो बीच में बॉल है, चाहे कोई भी प्लेन से आप कट करो इसे, क्या फर्क पड़ेगा? वो वहां पर राउंड शेप को कट करेंगे हम, दैट मींस वहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि नोडल प्लेन की वैल्यू यहां पर क्या रहेगी? नोडल प्लेन इज 0। यहां पर नोडल प्लेन की वैल्यू नहीं हो सकती, नोडल प्लेन 0 होगा। तो एक ही ऐसी ऑर्बिटल है डी में जहां पर नोडल प्लेन अवेलेबल नहीं है, याद रखना है। ओके, ये भी डायरेक्शनल है, याद रखना। डी ऑर्बिटल इज आल्सो डायरेक्शनल, क्योंकि ये हमें बता रही है कि कौन से प्लेन के अंदर, कौन से प्लेन के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब नोड का ऑपोजिट होता है एंटी नोड। नोड क्या है? जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कैसी है? 0 है। तो एंटी नोड किसे बोलेंगे? एंटी नोड वो है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो यहां पर आपको बोले कि एंटी नोडल प्लेन कितने? नोडल प्लेन 2, तो कितना प्लेन बच गया? 1। तो एंटी नोडल प्लेन कौन सा है? तो y x या xy प्लेन जो है वो एंटी नोडल प्लेन है, याद रखना। सिमिलरली सब में जहां पर ऑर्बिटल एग्जिस्ट करती है, ऑर्बिटल का जो नाम है वो ही एंटी नोडल प्लेन का नेम होगा। ओके, ये नोडल प्लेन की बात हुई। अब नोडल सरफेस की बात करते चलिए। नोडल सरफेस में क्या होगा? तो मान के चलो कोई डी ऑर्बिटल को हम ड्रॉ कर ले, कोई भी डी ऑर्बिटल, तो डबल डंबल हो गया। लेकिन डी की शुरुआत कौन से नंबर से हो रही है? 3rd नंबर से। उसके बाद 4 नंबर में भी डी आएगी, 5 में भी आएगी। तो ये हमारा आ रहा है 3D। अब ये 3D से कवर करते हुए एक बड़ी डी ऑर्बिटल में ड्रॉ करूं तो ये हो जाएगी हमारी 4D। इससे भी बड़ा मैं ड्रॉ करूं ऐसा, तो ये हो जाएगी हमारी 5D। ये हो जाएगी 5D। अब देखो, ये 3D और ये न्यूक्लियस है, लेकिन ये एक सरफेस आ गई जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कैसी है? 0 है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0, यहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0। लेकिन 4D से ये शुरुआत हुई सरफेस की, 3D में ये नहीं मिल रही है। तो याद रखना, नोडल सरफेस कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो नोडल सरफेस इज इक्वल टू n-3 आएगा यहां पर, n-3। तो ये देखो 3D के लिए मैं नोडल सरफेस निकालू तो 3 - 3, आंसर इज 0। ये 3 है तो n की वैल्यू 3 रखो। 4D में 4 आ रहा है तो 4 - 3, नोडल सरफेस 1। 5D की बात करो तो 5 - 3, नोडल सरफेस 2। देखो 5D में एक ये नोडल सरफेस आ रही है, एक ये नोडल सरफेस आ रही है, तो 2 नोडल सरफेस यहां पर आ रही है। और 2 नोडल सरफेस है, इसका मतलब ये है
कि 5D के अंदर हम लोगों को 2 पॉइंट ऐसे मिलेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये हो गई हमारी d ऑर्बिटल। अब उसके बाद 4th नंबर की ऑर्बिटल है, इसे हम बोलेंगे f ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? f ऑर्बिटल। अब f ऑर्बिटल की सब टाइप कितनी है? तो सब टाइप्स f ऑर्बिटल की आती है 7। f ऑर्बिटल की सब टाइप्स कितनी होती है? 7। और ये जो 7 सब टाइप्स है उसका शेप फिक्स नहीं है, उनकी सब टाइप फिक्स नहीं है। टोटल नंबर ऑफ सब टाइप्स फिक्स है, लेकिन कौन सी 7 वो फिक्स नहीं है। लेकिन इसका शेप कुछ इस तरह से होगा। इसे हम लोग नाम दे सकते हैं लीफ लाइक शेप। मीन्स पत्ते जैसा शेप है, देख लो आप लोग, लीफ के जैसा शेप है, तो लीफ लाइक शेप है। जी ऑर्बिटल इसके बाद आएगी तो इसमें 4 लॉब हो जाएंगे, ऐसे सामने एक लॉब बढ़ जाएगी तो जी ऑर्बिटल में आएगी, ऐसा बढ़ता जाएगा। लेकिन अभी के लिए हमको एफ ऑर्बिटल के शेप के बारे में भी कोई बात नहीं करनी है। एफ ऑर्बिटल के शेप भी आपको नहीं पूछे जाते, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि एफ ऑर्बिटल की शुरुआत कहां से हो रही है। तो ये 4 नंबर की ऑर्बिटल है और 4 नंबर से शुरू होती है। डी 3rd नंबर की है और 3rd नंबर से शुरू होती है। एनर्जी लेवल 3rd से हमको डी ऑर्बिटल मिलेगी, एनर्जी लेवल 2 से हमको पी ऑर्बिटल मिलेगी, एंड एनर्जी लेवल 1 से हमको एस ऑर्बिटल मिलती है। तो ये सिर्फ मैंने आज आपको शेप बताए हैं ऑर्बिटल के अंदर क्या हो सकते हैं। एक चीज दिमाग में बिठा लो कि कोई भी ऑर्बिटल की जितनी सब टाइप है उन सब की एनर्जी सेम होती है एंड शेप भी उनके आइडेंटिकल होते हैं। तो शेप एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर, ये याद रखना, एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर। आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि डी के अंदर ऐसी कौन सी ऑर्बिटल है जहां पर नोडल प्लेन की वैल्यू 0 है, नोडल प्लेन की वैल्यू 0 है। तो आपको क्या बताना है? डी जेड स्क्वायर बताना है। डी जेड स्क्वायर एक ऐसी ऑर्बिटल है जहां पर नोडल प्लेन की वैल्यू कैसी मिलेगी? आपको 0 मिलेगी। अंडरस्टूड? तो याद रखिए, ये सारे पॉइंट आपको समझने हैं, याद रखने हैं। और कल हम लोग क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। एक बच्चे का मैसेज था मेरे ऊपर कि सर लेक्चर 40 मिनट से ज्यादा मत रखना क्योंकि हम नहीं कवर कर पाते कवर। तो इनिशियल हो अभी तो शायद कवर न कर पाओ, तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पर खत्म करता हूँ। कल हम लोग क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, क्वांटम नंबर के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इसके लॉ पढ़ेंगे। ओके, तब तक आप इसे याद कर लीजिए अच्छे से। कोई भी डाउट आ रहा है मुझे जरूर मैसेज कर सकते हो, जैसे ये बच्चे ने मैसेज किया था। कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए कि आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं। ओके, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस।